ये दोनों वॉरियर लड़की और लड़का एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन ये लड़की मर जाती है। लड़का इसे दोबारा जिंदा करने के लिए काले जादू का इस्तेमाल करता है ताकि इसकी रूह वापस आ जाए। दूसरी तरफ राजकुमारी आशु का हस्बैंड और उसकी कज़न इसको बेवकूफ़ बनाते हैं ताकि इसकी प्रॉपर्टी ले सकें, और उससे पहले ही ये सुसाइड कर जाती है। अब काले जादू के इस प्रोसेस में जिस्म किसी और का और रूह किसी और की मिल जाती है, और आशु में आ जाती हैं सारी वॉरियर्स की क्वालिटीज़। बात ये स्टार्ट करते हैं रिवेंज। स्टोरी को एंड तक ज़रूर देखें। ये एक प्रिंस है जो अपनी वाइफ आशु की कज़न के साथ अफेयर चला रहा है। ये हर तरह की हरकतें उसके सामने करते रहते हैं क्योंकि वो अंधी है, उसे नज़र कुछ नहीं आता। आशु अपने हस्बैंड के लिए खाना लेकर आती है और इसके साथ ही इसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, ये दोनों पेरेंट्स बनने वाले हैं। ये बात सुनकर कज़न बहुत जेलस होती है और वो इसको टीज़ करती है, इसे तकलीफ़ पहुँचाती है। आशु अंधी है, वो समझती है कि उसी का ही हाथ गलती से कैंडल को लग गया है। वो इन दोनों पर बहुत ट्रस्ट करती है। आशु की प्रेगनेंसी इसकी कज़न को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। दूसरी तरफ ये है हमारे हीरो ज़ियाओ रैन। ये डायरेक्ट किंग के अंडर काम करने वाली वेपन्स की मिनिस्ट्री में ऑफिसर है। ये एक केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है जिसमें बहुत बड़ी तादाद में वेपन्स खरीदे और ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। इस मिनिस्ट्री के ऑफिसर्स बहुत अच्छे वॉरियर्स हैं। ये लोग किसी को भी पकड़कर इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं और सिर्फ किंग को आंसरेबल हैं। दूसरी तरफ ये है इस मिनिस्ट्री की हेड जो एक बहुत ज़बरदस्त वॉरियर है। दुनिया के सामने तो ये एक दूसरे के बहन भाई हैं, लेकिन ये बायोलॉजिकल बहन भाई नहीं है, ये अडॉप्टेड थे। ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। वेपन्स की खरीद वाला मसला सारे का सारा प्रिंस से जाके कनेक्टेड है आशु के हस्बैंड से। ये डिसाइड करती है कि मैं आशु से ही जाकर मिलती हूँ। दूसरी तरफ ये कज़न हसद में सड़ चुकी है और ये आशु पर अटैक करने आती है। इसे फ़ौरन ही आशु का हस्बैंड पकड़ लेता है और वो इसे समझाता है कि इसकी 18 बर्थडे तक हम दोनों को इसे बर्दाश्त करना पड़ेगा। जैसे ही आशु 18 ईयर्स की हो जाएगी, इसके सारे एसेट्स प्रिंस को ट्रांसफ़र हो जाएंगे। उसके बाद चाहे तुम इसको मार दो और चाहे तुम इसके बच्चे को भी मार दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब प्रिंस कज़न को लेकर यहाँ से चला जाता है और गार्ड से कहता है कि तुम कुछ देर मेरी जगह फिल करो। आशु बेचारी सिर्फ आंखों से ही अंधी नहीं बल्कि मोहब्बत में भी अंधी है। वो अपने हस्बैंड पर इतना ट्रस्ट करती है कि डाउट होने के बावजूद भी वो इसकी बातों में आ जाती है। वो इसे कहती है कि मैंने बहुत बुरा ख्वाब देखा है, मैंने अपने बच्चे को मरते देखा है, हमें दुआ के लिए मंदिर जाना होगा। यहाँ मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स को वो बंदा मिल गया है जो बहुत बड़ी तादाद में वेपन सप्लाई कर रहा था, लेकिन इस छोटे से इंसिडेंट में इसका भाई थोड़ा सा जख्मी हो जाता है और साथ में ये आदमी भी। ये लोग इससे ये तो पूछ लेते हैं कि ये किसके लिए कर रहा था और वो नाम भी बता देता है, लेकिन इसके साथ ही वो खुद ही सुसाइड कर जाता है, जिसकी वजह से ये अपने केस में जहाँ खड़े थे वहीं के वहीं रह गए। ये लड़की ज़ियाओ रैन से कहती है कि तुम जाकर रेस्ट करो और मैं प्रिंसेस से मिलने की कोशिश करती हूँ। आशु अपने हस्बैंड के साथ यहाँ दुआ के लिए आती है और इनके साथ बबल की तरह चिपकी हुई इसकी कज़न भी। वो कहती है तुम देख तो सकती नहीं, तो इसलिए तुम्हारी जगह दुआ लेकर मैं तुम्हें देती हूँ। इसे पकड़कर दिल से दुआ करना कि ये दुआ कबूल हो जाए। जिसके बाद वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं और ये वॉरियर लड़की यहाँ पहुँच जाती है। ये लड़की इसे बताती है कि तुम्हारा हस्बैंड और तुम्हारी कज़न दोनों दूसरे रूम में कुछ और ही कर रहे हैं और तुम अंधी भी किसी बीमारी की वजह से नहीं बल्कि एक जहर की वजह से हुई हो। अगर तुम मेरी दी हुई मेडिसिन खाओ तो तुम्हारी आंखें वापस ठीक हो जाएंगी और तुम अपनी आंखों से इन सबको जो कुछ कर रहे हैं देख सकोगी। उसके बाद वो इसे साथ देने का वादा करती है और कहती है कि तुम अगर मुश्किल में हुई तो ज़रूर मेरे पास आना, और इसका प्रूफ ये बैज है। हमारी मिनिस्ट्री के किसी भी बंदे को ये दिखाओगी तो वो तुम्हें ज़रूर सपोर्ट करेगा। यहाँ इनको इनकी गंदी हरकतें करते हुए पता चलता है कि जो वेपन्स का डीलर है वो मर गया है और उसको मारने वाली वो मिनिस्ट्री की हेड ही है। आशु अपने चैम्बर में वापस आती है और अपनी सर्वेंट से कहती है ये देखो इस कार्ड पर क्या लिखा है। वो कहती है ये तो बद्दुआ लिखी हुई है कि तुम मर जाओ। अब आशु से कहती है कि मेडिसिन लो और चेक करवा कर बताओ कि ये किस काम के लिए है। दूसरी तरफ ये वॉरियर लड़की अपने भाई के पास आके उसे बताती है कि मैंने अपना बैज आशु को दिया और उसे प्रॉमिस किया है कि मैं उसे सपोर्ट करूंगी। बहुत ज़्यादा मोहब्बत होने के बावजूद भी ये दोनों एक दूसरे के क्लोज हो नहीं सकते क्योंकि दुनिया के सामने ये दोनों बहन भाई हैं। ये अपने भाई से मिलकर एक नेक्स्ट टास्क के लिए जाती है जहाँ इसकी जान को खतरा है। दूसरी तरफ आशु को मेडिसिन की डिटेल पता चलती है और ये भी कि ये खाने के बाद 2 दिन तक इस पर किसी भी किस्म का कोई जहर असर नहीं करेगा। आशु ये सुनकर मेडिसिन खा लेती है। इसको खाते ही इसका विजन क्लियर होने लगता है और इसको चीज़ें नजर आने लगती हैं। जिसके बाद आशु कार्ड पढ़ती है और उसके बाद अपने हस्बैंड के चैम्बर की तरफ चल पड़ती है। यहाँ ये दोनों बहुत ही फजूल हरकतें 24 घंटे लगे होते हैं। हस्बैंड कज़न को बताता है कि जो लड़की मेरे डीलर को मार चुकी थी अब तक वो मर भी गई होगी और आशु को अंधा होने के लिए जहर भी तुमने ही दिया था। और एक मरतबा दोबारा ये कन्फेस करते हैं कि हमें सिर्फ और सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी चाहिए, उसके बाद हम इसे मार देंगे। अब की बार आशु ये सब कुछ देख भी रही है और सुन भी रही है। उसके बाद ये यहाँ से चली जाती है इन्हें पता चले बगैर ही। हस्बैंड को थोड़ा सा शक होता है और वो पीछे आ जाता है इनके। यहाँ ये अपने चैम्बर में बैठ के रो रही होती है और अपनी सर्वेंट से कहती है कि तुम जाकर हेल्प मांगो एक और मिनिस्टर से। आशु यहाँ से भाग जाती है। जब उसका हस्बैंड इसके रूम में पहुँचता है तो उसे समझ आती है कि वो तो यहाँ पर है ही नहीं, तो सारी बातें सुनने वाली वही थी। यहाँ ज़ियाओ रैन अपनी लवर, अपनी सिस्टर, उसकी डेड बॉडी लेकर जा रहा है। लोग भी इसके बारे में बात कर रहे होते हैं जिससे इसे यकीन हो जाता है कि इसके हस्बैंड ने इसे मरवा दिया है। ये अपने फादर के पास पहुँचती है और यहाँ इसकी चची भी है साथ में। ये इनसे मदद के लिए कहती है, इन्हें सारा मसला बताती है, जिस पर वो कहते हैं फिक्र न करो हम तुम्हारा साथ देंगे
है और जैसे ही कजन आती है तो उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारते हैं। इसके फादर कहते हैं तुमसे एक अंधी लड़की नहीं संभाली गई और फौरन प्रिंस के सामने नीचे बैठ जाते हैं। यहाँ प्रिंसेस को पता चलता है कि उसके पास फैमिली सपोर्ट भी नहीं है और उसकी सर्वेंट भी पकड़ी गई थी। ये इसे ये यकीन दिलाने के लिए कि अब वो कहीं नहीं भाग सकती, उसकी सर्वेंट को भी मार देता है। अब आशु का विजन के साथ बहुत कुछ क्लियर हो जाता है। इसके बाद ये लोग आशु को ले जाते हैं और बांध देते हैं, इसे टॉर्चर करते हैं, इसे डिमांड करते हैं कि तुम एक लेटर पर साइन करो ताकि तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी प्रिंस के नाम हो जाए। प्रिंस आशु को उसकी प्रेगनेंसी के लिए ब्लैकमेल करता है और उसे कहता है कि साइन कर दो। वो साइन करने के बजाय उस पर अटैक करती है, जिसपे उसे बहुत जोर से पुश कर देता है। यहाँ वो कहती है कि जैसे तुम हो ऐसी ही तुम्हारी औलाद भी होनी थी, तुम्हें क्या लगा कि मैं इस बात पर ब्लैकमेल हो जाऊंगी। तो प्रिंस को समझ आती है कि उसने इसे तंग करने में बहुत जल्दी कर दी। अब इन्होंने इसे एक ऐसी मेडिसिन दे दी है जिसकी वजह से ये बात नहीं कर सकती, क्योंकि इसे एक हैप्पी हस्बैंड वाइफ का रोल प्ले करना है कुछ हाई ऑफिशियल्स के सामने। यहाँ ज़िया-उर-रहमान अपनी मरी हुई लवर को लेकर बैठा है और वो ये चाहता है कि कोई ऐसा जादू किया जाए जिससे इसकी रूह को वापस लाया जा सके। दूसरी तरफ आशु इन सारे ऑफिशियल्स की मीटिंग में पहुंचती है, लेकिन जो मेडिसिन इसने खाई थी उसकी वजह से 2 दिन तक इस पर कोई भी जहर असर नहीं कर सकता। ये सबके सामने सारा मसला खोल के रख देती है। वो इन सब से कहती है कि ये दोनों गद्दार हैं, इन्हें पकड़ लो। लेकिन यहाँ इसे पता चलता है कि ये सब लोग भी प्रिंस के साथ ही मिले हुए हैं और वो सिर्फ और सिर्फ उसको इंसल्ट कर रही है और उसका कोई नुकसान नहीं कर रही। यहाँ रूह वापस लाने वाला मंत्र शुरू किया जाता है। यहाँ आशु अपने हस्बैंड को बताती है कि तुम्हें सिर्फ यही पता है कि 18 ईयर्स के बाद सारे एसेट तुम्हें मिल जाएंगे, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि अगर उससे पहले मैं मर गई तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। और ये कहकर ये भाग जाती है और सुसाइड करती है। इन दोनों की टाइमिंग मैच हो जाती है और जो रिवेंज लेकर वो मरती है उसकी वजह से सारा मंत्र उल्ट पड़ जाता है। वॉरियर लड़की की रूह आशु में आ जाती है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी पर एक रेड कलर का फ्लावर बन जाता है। यहाँ ज़िया-उर-रहमान बहुत उदास होता है। वो कहते हैं ये जिंदा नहीं हुई, तो जादूगर उसे समझाता है कि उसकी रूह तो वापस आ गई है, लेकिन वो किसी और की बॉडी में चली गई है और उसको अपना पास्ट बिल्कुल भी याद नहीं। वो अपने बारे में कुछ भी याद नहीं रखती। उसको ढूंढने की निशानी एक ही है कि उसकी बॉडी पर रेड फ्लावर होगा। यहाँ कज़न ये सुनकर हैरान होती है कि इतनी ऊंची बिल्डिंग से गिरकर वो बच कैसे गई है। आशु की रूह जाते जाते वॉरियर को बताती है कि उसके साथ बहुत बुरा है और उसका बदला इसने लेना है। और वॉरियर को अपने बारे में कुछ भी याद नहीं कि ये कौन है और कहाँ से है, उसे ये भी सब ढूंढना है। जैसे ही आँख खुलती है तो कज़न की सर्वेंट इसे मारने लगी थी, वो इसे फ़ौरन मार देती है। यहाँ ये न्यूज़ ज़िया-उर-रहमान को भी पता चल चुकी है कि उसी सेम टाइम पर प्रिंसेस मर रही थी लेकिन दोबारा जिंदा हो गई। फिर भी वो कंफर्म करने के लिए इसे छुपकर नोटिस करता है। अब की बार जो लोग आशु को बहुत टॉर्चर कर रहे थे वो लोग खुद टॉर्चर होने लग पड़े हैं। इन सबको परेशान करने के बाद प्रिंस के आते ही एकदम से मासूम बन जाती है और उसे कहती है मुझे पिछला कुछ याद नहीं। लेकिन यहाँ मेमोरीज वॉरियर की गई हैं, आशु की नहीं। आशु की मेमोरीज इसी के पास ही हैं और ये भूल जाने को एक्ट कर रही है। कहती है मुझे सिर्फ इतना पता है कि तुम मेरे हस्बैंड हो, मुझे और कुछ भी याद नहीं है। ये हमेशा से इतनी बेवकूफ़ रही है कि प्रिंस इसकी बात को यकीन कर लेता है। वो उसे बताता है कि तुम्हारी सर्वेंट जिस तरह से मरी हुई है ये बहुत ही एक्सपर्ट इंसान का काम है। जिस पे ये पूछती है अगर कोई और था तो कहाँ है, तो ये चुपके से एक पत्थर मार के शीशा तोड़ देती है और किंग फौरन बाहर की तरफ भागता है कि वहाँ कौन था। जिसके बाद आशु अपनी कज़न को भी डराकर भगा देती है। अब ज़िया-उर-रहमान रूम में एंटर होते हैं, जिसके बाद ये दोनों फाइट करते हैं और इसका हर एक मूव उसकी सिस्टर वॉरियर वाला ही होता है। इवन इसकी बॉडी पे फ्लॉर भी है। अब यहाँ इसे कंफर्म हो जाता है कि ये वही है। ये उसे अपना इंट्रोडक्शन करवाता है और कहता है जो बैच तुमने पहना हुआ है उसकी वजह से मैं तुम्हें हमेशा सर्व करूंगा। और आशु फिर उसे इसी तरह मिलती है जैसे उसकी सिस्टर उसे मिला करती थी। इसके बाद ये दोनों मिलकर बहुत अच्छे से इनसे अपना बदला लेना शुरू करते हैं।